Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी जो है हमारी भारत सरकार के द्वारा वैकेंसीज निकाली गई हैं लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, और लीगल असिस्टेंट हमारी वैकेंसी का नाम रहेगा। और जो भारत सरकार की अपनी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती है, तो उसके अंदर एक हमारी मिनिस्ट्री है जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GSI के नाम से जाना जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे सरकारी नौकरी निकाल रखी है और लीगल असिस्टेंट की वैकेंसीज निकाल रखी हैं। और यहाँ पे जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 13 फरवरी 2024 रखी गई है। और यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट रखना, आपको कोई भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं होगी। आप फॉर्म फिल कर रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और एग्जाम कैसे होगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, कितनी वैकेंसी है, क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स इस जॉब के रिगार्डिंग बताने वाला हूं। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड होंगे अप्लाई जरूर करिएगा, बहुत फायदे वाली बात है। ठीक है, देखो मुद्दे वाली बात तो ये बता देता हूं, 13 जनवरी 2024 को ये वैकेंसी अपनी नोटिफिकेशन आउट हुई थी। ठीक है, याद रखना। और 13 जनवरी की यहाँ पे वैकेंसी है ना, तो 13 फरवरी तक आप अपना फॉर्म भर सकते हो। एक महीने का टाइम पीरियड यहाँ पे करा गया है। ये सब यहाँ पे क्या है कि इनका जो हेडक्वार्टर है, देखो अपना जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अपना जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता के अंदर भी है और दिल्ली के अंदर भी इनका ऑफिस है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, दिल्ली में भी ऑफिस है और कोलकाता में भी है। और मेजर इनका हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। आपके मैं चीज में बता रहा हूँ, ये आपको बाद में पता लगेगा कि मैं आपको हेडक्वार्टर का नाम याद करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ। याद रखना मेरी बात, ठीक है जी। चलिए हम सीधा मुद्दे पे आते हैं, पेज नंबर 7 की तरफ हम बढ़ते हैं, क्योंकि पेज नंबर 7 में देखो और भी यहाँ पे वैकेंसी बता रखी है, लेकिन पेज नंबर 7 में केवल लीगल असिस्टेंट के तौर पे बता रखा है, तो हमारे को उसके ऊपर ही ध्यान देना है। ठीक है, बाकी अदर कैटेगरी के में भी पोस्ट है कि इनको इंजीनियर भी चाहिए, स्पेशलिस्ट भी चाहिए, तो उस पर हम उसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान देंगे नहीं, क्योंकि हम तो लॉ वाले हैं, हम तो लीगल असिस्टेंट की वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। टोटल 8 वैकेंसी है और यहाँ पे कोई भी रिजर्व कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में बात नहीं करी हुई है। इन्होंने बोला है कि भाई अब कोई भी हो, हमें 8 वैकेंसी चाहिए और कोलकाता के अंदर 3 लोग चाहिए, जयपुर के अंदर 1 व्यक्ति चाहिए, लखनऊ के अंदर 1 व्यक्ति चाहिए, शिलोंग के अंदर 1 व्यक्ति चाहिए, नागपुर के अंदर 1 व्यक्ति चाहिए, हैदराबाद के अंदर 1 व्यक्ति चाहिए। और ये डिपेंड करता है कि जब आपका सिलेक्शन होगा ये आपको कौन सी लोकेशन देते हैं, ये इनके ऊपर डिपेंड करेगा। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हमारे को पता रखा है, आपके पास लॉ की डिग्री होना मैंडेटरी है। इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि अगर मैं फाइनल ईयर में हूं तो मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता हूं। आपको दर्जा क्या मिलेगा, लीगल असिस्टेंट का मिलेगा, ये भी आपको मैंने बता दिया है। सेकंड बात यहाँ पे आती है कि भाई देखो अब क्या होता है कि अगर आपने LLB कर ली है, उसके बाद आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस बार का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक ऑप्शन तो ये दे दिया कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बार का। इन्होंने एक बात ये भी बोली है कि अगर आप मान लेते हैं आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, साथ में अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री इन लॉ है और आपके पास 1 साल का अपना एक्सपीरियंस है, पोस्ट क्वालिफिकेशन का बार में काम चल जाएगा। ठीक है, तो या तो LLB के बाद 2 साल या मास्टर्स के साथ में, उसके मास्टर्स के बाद में 1 साल। तो यहाँ पे अगर दोनों में से कोई भी एक कैटेगरी के अंदर आप फॉल करते हो तो बढ़िया है, दोनों कैटेगरी में फॉल करते हो तो और भी बढ़िया है। ठीक है, ये बात आपके दिमाग में समझ में आ जाती है। चलो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। अब इन्होंने बोला डिजायर्ड का मतलब ये होता है कि अगर हम मांग रहे हैं, अगर नहीं भी है कोई बात नहीं, बच्चा अप्लाई कर सकता है, लेकिन हम मांग कर रहे हैं क्या कि बच्चे को गुड वर्क एक्सपीरियंस कोड का पता होना चाहिए। ठीक है, लीगल मैटर्स को उसको डील करने आने चाहिए। ठीक है, सरकार के जो मैटर्स होते हैं और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस उसको होना चाहिए, और उसके जो है राइटिंग स्किल्स और बोलने वाले स्किल्स दोनों, कम्युनिकेशन उसकी अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटर चलाना उसको अच्छे से आना चाहिए, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट उसको अच्छे से चलानी आनी चाहिए। ये इन्होंने मांग करके रखी हुई है। एक बात हमारे दिमाग में ये भी क्लियर हो जाती है। अब मुद्दे की बात, ये चीज आपको समझनी है। अब आपको बाद में समझ में आएगा थोड़ी देर के बाद में कि ये मैं इतना डिटेल में आपको क्यों बताने के लिए इतना इंफसाइज कर रहा हूं। रीजन आपको थोड़ी देर में पता लगेगा। याद रखना मेरी बात को, आपको जो है याद रखना क्या क्या काम आएगा। देखो मैं आपको चलो पहले ही बता देता हूं, इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे कोई सिलेक्शन का कोई एग्जाम वगैरह होगा नहीं, आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा। आप जस्ट अप्लाई करोगे, लिंक मैं बताऊंगा कहां पे मेंशन है। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है वो भी बताऊंगा। जस्ट आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद आपका नाम शॉर्टलिस्ट होगा, आपको इंटरव्यू कॉल आएगा, इंटरव्यू देना है। अगर आपका इंटरव्यू बढ़िया गया, 100% आपका सिलेक्शन पक्का है। याद रखना मेरी बात, ठीक है। आपका इंटरव्यू कॉल आएगा, बस आपको इंटरव्यू देना और कुछ नहीं देना। अब जब इंटरव्यू होगा ना, तो उसमें ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी कि हमने आपसे जो चीजें मांगी है कि बच्चे को की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, कैंडिडेट को रिस्पॉन्सिबल क्या क्या होगा काम करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम देंगे उसके लिए ये सारे काम उसको आते भी हैं नहीं भी आते, तो इसके लिए हमारे को बारीकी से एक एक पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बता रखा है कि आपको लीगल सपोर्ट देना पड़ेगा। जो भी इश्यूज जो हैं हमारा जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास में आएंगे,
आपको जो है पैरा वाइज कमेंट अपने प्रिपेयर करने पड़ेंगे, रिट पिटीशन आपको ड्राफ्ट करनी पड़ेगी, एसएलपी आपको ड्राफ्ट करनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे आपको काम करने पड़ेंगे। तो इसमें आपका एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि क्या एसएलपी का ड्राफ्ट के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, रिट पिटीशन के बारे में पूछ सकते हैं, कौन कौन से प्रोविजंस आते हैं, एसएलपी के कौन कौन से प्रोविजंस आते हैं, और कितने दिन में हमें फाइल करने होते हैं, कितने दिन में हमारा प्रोसीजर चालू होता है। तो प्रोसीजर वर्क के बारे में जो डेज होते हैं, कितने दिन में क्या काम होता है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है। तो इस चीज पे आप गौर करके जाइएगा, ठीक है। और इसके अंदर एक बात आती है कि भाई आपको काउंटर एफिडेविट्स भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है, और पैरावाइज आपको कमेंट बनाने पड़ेंगे, रिप्लाई फाइल करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको मेंटेन करनी पड़ेगी भाई कितने कोर्ट के केसेस जो है ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया में कौन सी कोर्ट में कौन से डिपार्टमेंट में पेंडिंग पड़े हुए हैं, इस बारे में आपको पता करना पड़ेगा, लिस्ट बनानी पड़ेगी, मॉनिटर करनी पड़ेगी कि कब कौन सी हेयरिंग है। इसके आपको इसलिए तो एमएस वर्ड वगैरह आपको बनाने के लिए आपको आना चाहिए, डिजायर्ड क्वालिफिकेशन में मांगा गया है, समझ रहे मेरी बात। आपको असेस करना पड़ेगा कोर्ट को टाइम टू टाइम, ठीक है। और जो भी लीगल असिस्टेंट आपसे मांगी जाएगी आपको बतानी पड़ेगी, फिजिकली मेंटली आप वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए, और लीगल असिस्टेंस आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। यही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है। तो मुद्दे वाली बात आपको यहाँ पे देख के पहचाननी पड़ेगी कि मेरे इंटरव्यू में कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। देखो सबसे पहली बात, ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पहली बात तो ये है क्या, ठीक है, कितनी बॉडीज है इसकी, कहां पे इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है, ठीक है, और ये सब चीजें ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता होनी चाहिए। इनके ऊपर क्या कंप्लाइंस, लीगल कंप्लाइंस के प्रोविजंस डील करते हैं, सर्वे ऑफ ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया का क्या काम है, और ऐसा कौन से कानून के तहत ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया को गठन करा गया है, बनाया गया है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एक्सपेक्टेशन के तौर पे, ठीक है। और मोटी मोटी बात कि ये जो है इनके ऊपर अगर कोई ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऊपर कोई केस करना भी चाहता है तो वो क्यों करेगा, एक अगर ये चीज का आंसर आप अपना डील कर लोगे, आपको ये सारे क्वेश्चन इंटरव्यू के क्लियर हो जाएंगे। याद रखना कि अगर मैं ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऊपर केस करना चाहता हूं तो भाई ऐसा मैं केस क्यों करूंगा, क्यों कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा गलत क्या करा है। सिर्फ इस क्वेश्चन के जवाब को ढूंढने के लिए सारे मन के आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। याद रखना गूगल पे सब मिलता है, याद रखना बस आपके ऊपर कितनी जील है इस जॉब को पाने के लिए, अप्लाई करने के लिए, तो याद रखना मेरी बात, उसी से सब पता लग जाएगा। आपको रिप्लाई फाइल करने पड़ेंगे, लीगल ओपिनियन देनी पड़ेगी, एमओयू प्रिपेयर करने पड़ेंगे, एमओए प्रिपेयर करने पड़ेंगे, प्रिपेयर करते दौरान क्या लीगल ओपिनियन हो सकती है वो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। लीगल मैटर्स के मतलब आपको सारा काम देखना पड़ेगा। इसमें मेरे को ऐसा सच लगता नहीं है कि आपको कुछ बताने वाला है, जो मुद्दे की बात थी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और असेस करना पड़ेगा जो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीएटी सिविल एंड कमर्शियल कोर्ट्स के बारे में, लेवल कोर्ट्स के अंदर जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उसमें आपको असिस्ट करना पड़ेगा, अटेंड भी करना पड़ेगा। जजमेंट कोई लेना है तो वो आपको जाना पड़ेगा जजमेंट के लिए, ठीक है। तो यही मुद्दे वाली बातें हैं, एंड ये आपको जो अपना समझनी पड़ेंगी। यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई है, ठीक है। चलो अब हम आगे मुद्दे वाली बात समझते हैं कि मेरा कितने टाइम तक के लिए मैं हायर होऊंगा, कैसे अप्लाई करना है, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं, ठीक है। उसके बारे में आपको समझने के बाद ना आपका दिमाग में क्लैरिटी और अच्छे से आ जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई देखो आप जो है ना यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पे चूज नहीं करे जाओगे, आपको टेम्परेरी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हायर करा जाएगा। 1 साल के लिए मिनिमम आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा और 3 सालों तक के लिए आपको हायर करा जाएगा। याद रखना 1 साल से लेकर 3 साल तक के लिए आपको हायर करा जाएगा। आपको जो है 70,000 रुपए महीना सैलरी मिलेगी, ठीक है। 70,000 रुपए आपको सैलरी मिलेगी, आप थंबनेल पे भी देख चुके होंगे, और ये मैं आपको बता देता हूँ लिखा हुआ कहां है, क्योंकि मैंने बता रखा है कि मैं आपको ऐसे ही कोई बात नहीं बताता हूँ, सारी चीजें मैं पहले 5-6 बारी पढ़ता हूँ नोटिफिकेशन को, उसके बाद मैं अपना थंबनेल प्रिपेयर करवा के फिर आपके सामने मैं वीडियो लेके आता हूँ, ठीक है। एंड मुद्दे वाली बात ये लिखा है ना आपका टेन्योर, देखो टेन्योर आपका 1 साल का रहेगा स्टार्टिंग में, और ये एक्सटेंड होगा आपका 3 सालों तक। हर साल ईयरली बेसिस के ऊपर आपका टेन्योर एक्सटेंड रहेगा, ठीक है। और फुल टाइम जॉब रहेगी, ऐसा नहीं है कि भाई आप 2-2 3-3 जगह पे अपने जॉब करने लग रहे हो, इनको बोल रहे हो हाँ भैया हम आपके पास भी कर रहे हैं, दूसरी जगह पे भी काम कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। फुल टाइम जॉब रहेगी, फुल टाइम आपको ऑफिस में यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है जी। और जो लोकेशन आपको दी जाएगी, जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, कोलकाता के अंदर, जयपुर के अंदर, शिलोंग के अंदर, ठीक है, हैदराबाद के अंदर, ये सारी जगहों के लिए आपको चुना जाएगा, ठीक है। और 70,000 रुपए महीना जैसे मैंने आपको बताया, आपको पैसे कितने मिलेंगे प्लेस ऑफ पोस्टिंग के ऊपर, आपको मिनिमम स्टार्ट मतलब इन हैंड 70,000 रुपए आपको मिलेंगे, टीडीएस वगैरह काट के, टीडीएस भी कटेगा आपका, ठीक है, आपका टीडीएस भी कटेगा, याद रखना। और आपको कोई अलाउंस नहीं मिलेंगे, आपको डियरनेस अलाउंस नहीं मिलेंगे, रेसिडेंशियल टेलीफोन अलाउंस नहीं मिलेंगे, रेंट अलाउंस नहीं मिलेंगे, सीजीएचएस नहीं मिलेगा, मेडिकल रिम्बर्समेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा आपको, याद रखना मेरी बात। पर थोड़ा बहुत इंश्योरेंस वगैरह का जो होगा वो देखा जाएगा, वो मिल जाएगा। एज लिमिट जो है यहाँ पे मुद्दे वाली बात है कि मैं कितने साल का होऊंगा जो मुझे जो है अप्लाई करने का मौका मिलेगा। मिनिमम आपकी 35 साल से कम उम्र होगी मैक्सिमम, तो आप अपना अप्लाई कर सकते हो, बस यहाँ पे याद रखिएगा, जो कि मैंने आपको क्लियर रूप से बता दिया है। अब मेरा सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे रहेगा ये आपको मैं बता देता हूँ। सिलेक्शन यहाँ पे आपका कैसे होगा, एक केवल और केवल आपका इंटरव्यू होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है।
सेलेक्टिंग कमेटी जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेगी, फिर उसमें से शॉर्टलिस्ट करेगी। इंटरव्यू पे शॉर्टलिस्ट करने के बाद में बस उसका आपके बाद सिलेक्शन हो जाएगा और एक पैनल लिस्ट बनेगी कैंडिडेट्स की, कौन कौन लोग चुने गए हैं इंटरव्यू के बेसिस पे, फिर आपकी लिस्ट बन जाएगी, मेरिट लिस्ट आ जाएगी, मेरिट लिस्ट आने के बाद में आप सिलेक्टेड हो, दैट्स इट, सिंपल सा काम रहेगा। एंड अप्लाई करने के लिए ये वाला लिंक आपको रेफर करना है, ठीक है। यहां से आपको अपनी आईडी बनानी है, आईडी बनाने के बाद आपको जो है ये लिंक, नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, अप्लाई नाउ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर क्लियर रूप से मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, चेक कर लेना बस। और जो लोग मेरे पर्टिकुलर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हुए हैं तो वो जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, वहां पे भी पर्टिकुलर ये पूरा का पूरा पीडीएफ अप्लाई करने का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, याद रखना मेरी बात, ठीक है। और आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो यार, ऑब्वियसली मेरी वीडियोस जो है लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट्स, लॉ ग्रेजुएट्स, ये सभी लोग ही देखते हैं, तो ऑब्वियसली ये जो अप्लाई करेंगे वो लीगल असिस्टेंट के लिए ही करेंगे, ठीक है। चलो बस यही मुद्दे वाली बात थी और मेरे को कुछ नहीं। और लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है, 13 फरवरी 2024 लास्ट डेट है आपको अप्लाई करने की, जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर हमारे समझने वाला, याद करने वाला, ठीक है। और कितनी लिंक, हाँ ठीक है बस। और यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आपको कोई भी पैसा नहीं देना, कोई भी फीस नहीं है जो आपको पे करनी पड़ेगी अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ज्यादातर सरकारी नौकरी का अगर मेरे को अप्लाई करना होता है तो वहां पे हमारे से फीस मांगी जाती है। तो आप लोग मेरे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि क्या आप लोग इस जॉब के लिए अप्लाई करोगे या नहीं करोगे, ये आप लोगों को बताना पड़ेगा। एक बारी मुझे एक बारी डिस्क्रिप्शन चैट बॉक्स के अंदर, कि जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं पूरी की पूरी, अगर जिन्होंने वीडियो देखी है, तो आप लोग इस जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो एक बारी कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा, और कोई भी आपको असिस्टेंस की जरूरत होगी तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। और अगर अदर वीडियोस के लिए भी जो आप चाहते हो, जो आपके मन में डाउट है, लीगल डाउट हो, सुप्रीम कोर्ट के पर्टिकुलर जजमेंट का डाउट हो, या आपका पर्सनल ओपिनियन वाला कोई डाउट हो, तो वो सारे डाउट्स भी एक बार ना आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। उससे क्या होता है ना, हमारे लिए इजी रहता है कि बच्चों के कंटेंट मन में क्या सवाल जवाब है, उससे वो सवाल जवाब पिक करके उसी हिसाब से हम वीडियो को प्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों के लिए भी इजी रहता है और हमारे लिए भी इजी रहता है, आप अपनी बात एक्सप्रेस कर सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। और याद रखना प्लीज, वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जिसने नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लेगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू, धन्यवाद, साइनिंग ऑफ, टेक केयर ऑल ऑफ यू।